नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 27 सितंबर 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 4 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल देश में टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप करने से संबंधित। आज 23 सितंबर है, आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से वर्ल्ड ऑर्डर अब इमर्ज होकर आ रहा है, ये देखने को मिला एससीओ समिट के दौरान। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ईरान में जो एंटी हिजाब मूवमेंट चल रही है ना, उसका क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है इंडिया में। इसके बाद सबसे लास्ट में पुलिस रिफॉर्म से संबंधित आर्टिकल बेसिक्स के साथ हम डिस्कस करेंगे। 22 सितंबर को पुलिस रिफॉर्म डे था, क्योंकि इसी दिन 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह केस में जजमेंट दी थी अपनी, और हाल ही में उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की जिस प्रकार से हत्या की गई और बाद में लोगों में गुस्सा देखने को मिला, तो दोनों को लिंक किया जा रहा है आर्टिकल में, हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देश में टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, इसी महीने की शुरुआत में ना यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर और सभी स्टेट्स के टूरिज्म मिनिस्टर्स की ना एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, यूं कह सकते हो समिट ऑर्गेनाइज हुआ। कहाँ पर? हिमालयास के धौलाधार रेंज में। ये है हिमालयास में धौलाधार रेंज। अक्सर यूपीएससी प्री में इन पर्वत श्रृंखलाओं पर यानी माउंटेन रेंजेस पर क्वेश्चन पूछ लेती है। सबसे ऊपर है लद्दाख रेंज, उसके बाद जंस्कर रेंज, फिर पीर पंजाल, धौलाधार और शिवालिक। कई बार यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेती है, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। तो देखो, ये टूरिज्म मिनिस्टर्स का जो समिट ऑर्गेनाइज हुआ ना धौलाधार रेंज में, इसमें एक डिक्लेरेशन निकल के आई जिसका नाम है धर्मशाला डिक्लेरेशन। प्री में यूपीएससी ये पूछे तो बता दीजिएगा, टूरिज्म से संबंधित है धर्मशाला डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन में देखो ये डिसाइड किया गया, यूनियन गवर्नमेंट और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स यूटीज मिलकर काम करेंगे देश में टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। इसके साथ साथ यह बात भी बोली गई धर्मशाला डिक्लेरेशन में कि ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री में ना इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी, और कोविड-19 से पहले जो सिचुएशन थी ना टूरिज्म की, उसको फिर से जल्द रिवाइव किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी 2019 की इंडिपेंडेंस डे स्पीच में ये बोला था, 2022 आते आते हर एक वो इंडियन जो अफोर्ड कर सकता है वो 15 डोमेस्टिक लोकेशंस पर विजिट करे। इससे बहुत फायदा होगा। टूरिज्म से देखो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, टूरिज्म से हमारे देश का कल्चर बहुत खिल के आता है। जैसे देखो, तमिलनाडु का कोई पर्सन हरियाणा में आता है, हरियाणा का कोई पर्सन केरला में जाता है, तो मतलब जो इतना यूनिक हमारे देश का कल्चर है ना, डाइवर्स कल्चर है, उसको जानने का मौका मिलता है हमारे देश के अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोगों को। तो इससे देश में एकजुटता आती है और फायदा होता है देश को। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट होती हैं जो देश की इकोनॉमी में, देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो इसी लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था 2022 आते आते जो अफोर्ड कर सकते हैं वो कम से कम 15 लोकेशंस पर जरूर विजिट करें। लेकिन देखो, कोविड-19 की महामारी आ गई और इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया फिर यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन आज 27 सितंबर है, आज का जो दिन है वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, और अब कोविड-19 की महामारी भी काफ़ी कम हो गई है, तो फिर से एक मौका है देश में डोमेस्टिक टूरिज्म इंडस्ट्री को आगे ले जाने का। नेक्स्ट पॉइंट, धर्मशाला डिक्लेरेशन में टूरिज्म मिनिस्ट्री एक देखो स्ट्रेटजी और एक्शन प्लान लेके आई है, किस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को एंकरेज किया जा सकता है डोमेस्टिकली ट्रैवल करने के लिए, और इंडिया की जो नेचुरल ब्यूटी है, कल्चरल ब्यूटी है, स्पिरिचुअल ब्यूटी है यानी आध्यात्मिक ब्यूटी है, इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। और जैसे देखो, मैंने आपको बताया, ज़्यादा लोग डोमेस्टिकली विजिट करते हैं ना, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना है वो भी साकार होता है, क्योंकि इससे एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट्स का डाइवर्स कल्चर जानते हैं और वही बात देश में यूनिटी आती है। इसके बाद आर्टिकल में ये बोला जाता है टूरिज्म मिनिस्ट्री ने ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ मिलके जो हमारे एम्बेसीज है ना दूसरे देशों में, टॉप 20 ऐसे देश जिनसे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इंडिया में आते हैं, उन 20 देशों की एम्बेसीज से मिलकर काम कर रही है यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री, ताकि कंट्री स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बनाई जा सके और जिन देशों के लोग सबसे ज़्यादा इंडिया में आते हैं उनको और ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा सके। इसके बाद ये बोला जाता है कोविड-19 के बाद, क्योंकि देखो कोविड-19 के दौरान तो टूरिज्म इंडस्ट्री बिल्कुल ठप पड़ गई थी, तो कोविड-19
कि महामारी के बाद सरकार ने एक पैकेज का अनाउंस किया था टूरिज्म इंडस्ट्री को फिर से रिवाइव करने के लिए, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इस स्कीम के तहत होटल्स, रेस्टोरेंट्स के मालिक, मैरिज हॉल्स, ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, एडवेंचर एंड हेरिटेज फैसिलिटीज़, इन सबको ना क्रेडिट दिया जाता है ताकि वो अपने बिजनेस को फिर से रिवाइव कर सकें। पहले ये पैकेज रखा गया था 4.5 लाख करोड़ का, लेकिन अब इसे इंक्रीज करके 5 लाख करोड़ कर दिया गया है, यानी 50,000 करोड़ रुपए की रकम बढ़ा दी गई है इस पैकेज में। इसके बाद राइटर बोलते हैं, ड्राफ्ट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2022 तैयार की गई है। 2003 के बाद ये पहली बार होगा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल टूरिज्म पॉलिसी हमारे देश में आ रही है। तो इस पॉलिसी में बताया गया है, फ्रेमवर्क तैयार किया गया है कैसे देश में टूरिज्म की डेवलपमेंट को इंश्योर किया जा सकता है। ये बातें बोली गई हैं। टूरिज्म इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जाएगा और टूरिज्म सपोर्ट फंक्शंस को स्ट्रेंथन किया जाएगा। टूरिज्म सब सेक्टर्स जैसे देखो एकोमोडेशन, हॉस्पिटैलिटी, रिलेटेड सर्विस, ट्रैवल, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इन सबको भी मजबूत किया जाएगा, क्योंकि देखो ये सब सेक्टर्स भी एक प्रकार से नींव हैं टूरिज्म इंडस्ट्री की। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो राइटर एक चीज ये बोलते हैं, टूरिज्म पर ना कई बार कुछ एक्सपर्ट्स आरोप लगाते हैं टूरिज्म की वजह से नेचर को नुकसान पहुंचता है, लेकिन राइटर भरोसा दिलाते हैं कि हम जो टूरिज्म प्रमोट करेंगे ना देश में, वो सस्टेनेबल, रिस्पॉन्सिबल और इंक्लूसिव टूरिज्म होगा। और हमारे देश की जो सिविलाइजेशनल इथोस है ना, उनका भी ध्यान रखा जाएगा टूरिज्म डेवलप करते वक्त। सिविलाइजेशनल इथोस जैसे देखो हमारे देश में कहावत है, अतिथि देवो भव, यानी अतिथि को भगवान माना जाता है। और वैसे भी हमारे देश में जो महान लीडर्स हुए हैं, महात्मा बुद्ध से लेकर गांधी जी, सब ने ये बात बोली है कि हमें नेचर के साथ हार्मनी में रहना है, नेचर को नुकसान नहीं करना है। तो नेशनल ग्रीन टूरिज्म मिशन जो है इसी अप्रोच पर आगे चलता है और टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप किया जाएगा नेचर के साथ हार्मनी में। और ये जो ड्राफ्ट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी है ना, इसका एम ये भी है नेशनल डिजिटल टूरिज्म मिशन के माध्यम से देश में डिजिटलाइजेशन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इन सबको प्रमोट करना। इसके साथ साथ नेशनल टूरिज्म पॉलिसी में एक बात यह भी कही गई है, बहुत से युवा लोगों को स्किल दी जाएगी थ्रू टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर स्किल मिशन। समझ गए? तो ये अलग से स्किल मिशन होगा और इस स्किल मिशन में युवा लोगों को स्किल मिलेगी तो रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ड्राफ्ट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को और ज़्यादा डेवलप किया जाएगा। यानी टूरिज्म इंडस्ट्री में पब्लिक सेक्टर तो काम करता ही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन भी इंश्योर की जाएगी ताकि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप देखने को मिले टूरिज्म इंडस्ट्री में। लास्ट में देखो राइटर ये बोलते हैं, 2022 में तो वैसे भी इंडिया के पास एक जबरदस्त मौका है, क्योंकि G20 का समिट अगले साल इंडिया में होगा। दिसंबर 2022 में G20 की जो प्रेसिडेंटशिप है ना, वो इंडिया के पास आ जाएगी। तो इस एक साल में 200 के आसपास मीटिंग्स इंडिया में ऑर्गेनाइज होगी। अलग अलग देशों के मिनिस्टर्स इंडिया में आएंगे फाइनल समिट की प्रिपरेशन के लिए। 15 वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग होगी, एंटी करप्शन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, कल्चर, टूरिज्म, फॉरेन मिनिस्टर्स, दूसरी मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स भी होंगी। तो ना ये एक मौका है इंडिया के पास अपने कल्चर को दिखाने का, इंडिया में टूरिज्म के स्कोप को शो करने का। देखो G20 के फाइनल समिट से पहले ये 200 के आसपास छोटी छोटी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कौन सी सिटीज़ में होंगी, अभी तक फाइनल सिटीज़ का नाम तो नहीं तय हुआ है, लेकिन टूरिज्म मिनिस्टर जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है वो कहते हैं 35 सिटीज़ की पहचान हो चुकी है जिनमें पोटेंशियल है इन मीटिंग्स को होस्ट करने का, क्योंकि वो सिटीज़ जो हैं स्वच्छ भारत, एकोमोडेशन अवेलेबिलिटी, कॉन्फ्रेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पैरामीटर्स पर खरी उतरती हैं। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म दूसरी मिनिस्ट्रीज के साथ भी मिलकर काम कर रही हैं ताकि टूरिस्ट को इंडिया में आने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। इसके लिए वीज़ा रिफॉर्म्स, ईज ऑफ ट्रैवल, ट्रैवलर फ्रेंडली एंड इम्प्रूव्ड इमिग्रेशन फैसिलिटीज़ एट एयरपोर्ट्स, इन सब का प्रोविज़न किया जा रहा है। अब लास्ट में मिनिस्टर एक लक्ष्य रखते हैं, हमारा लक्ष्य ये है मिड टू 2024 तक $150 बिलियन देश की टूरिज्म इंडस्ट्री देश की GDP में कंट्रीब्यूट करे और इससे $30 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज प्राप्त हो और 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आए। 2030 आते आते लक्ष्य ये रखा गया है
देश की टूरिज्म इंडस्ट्री जीडीपी में 250 बिलियन डॉलर्स कंट्रीब्यूट करे और 140 मिलियन जॉब्स जनरेट हो टूरिज्म सेक्टर में, 56 बिलियन डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व प्राप्त हो और सबसे लास्ट में 25 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आए। तो सभी स्टेट गवर्नमेंट्स, यूटीज और यूनियन गवर्नमेंट अगर मिलकर काम करेंगे तो इस लक्ष्य को अचीव किया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया देश की टूरिज्म इंडस्ट्री से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर से संबंधित है। टीपी श्रीनिवासन के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। देखो, अभी एससीओ का समिट ऑर्गेनाइज हुआ था ना समरकंद में, वहां पर क्या कुछ देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई। उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने रशिया के राष्ट्रपति को कहा, देखो ये वार का ईरा नहीं है, ये डेमोक्रेसी, डायलॉग, इन सब चीज़ों का ईरा है। तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी थे जिन्होंने डायरेक्टली क्रिटिसाइज किया रशिया के राष्ट्रपति को। क्रिटिसाइज वर्ड तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ एक लाइन ये बोली थी, बाकी ओवरऑल मीटिंग फ्रेंडली इन्वायरमेंट में थी। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब तनाव था मीटिंग में, लेकिन देखो फिर भी इंडिया की हिम्मत है कि डायरेक्टली इंडिया ने रशिया के राष्ट्रपति को ये बात बोली, मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने। और इसके अलावा उस मीटिंग में चाइना थे, सेंट्रल एशिया के कंट्रीज थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को ये बोल सके कि आप जल्द से जल्द युद्ध को ख़त्म कीजिए। देखो आज के समय में ना आपने देखा होगा रशिया और चाइना, इनकी जो एक्सिस हैं, ये बोलते हैं हमारी जो दोस्ती है विदाउट लिमिट्स है। चाइना अब ये स्वीकार कर चुका है कि उनका जो भविष्य है वो रशिया के साथ है। यूएसए के साथ चाइना कोई पार्टनरशिप अब नहीं रख सकता। जहां यूक्रेन इशू पर चाइना रशिया की मदद कर रहा है, बदले में चाइना ने रशिया से ये वादा लिया है कि ताइवान के इशू पर आप पूरी तरह से हमें सपोर्ट करेंगे। और भी ना सिर्फ रशिया चाइना, बल्कि रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, इन देशों की एक एक्सिस देखने को मिल रही है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि एससीओ में क्या इंडिया का कोई स्कोप है ज़्यादा? देखो इसका आंसर तो ना है। मतलब एससीओ में इंडिया कोई रिफॉर्म नहीं ला सकता क्योंकि रशिया, चाइना, ईरान और पाकिस्तान, इन देशों का अलायंस जब होगा तो इंडिया, आप बताइए क्या कर सकता है अकेला एससीओ में रिफॉर्म लाने के लिए? तो कुछ लोग जो बोलते हैं ना इंडिया मल्टी एंगेजमेंट कर रहा है, एक ही समय में बहुत सारे ग्रुप्स के साथ इंडिया डील कर रहा है, बात तो सही है, लेकिन इंडिया का जो फ्यूचर है ना वो क्वाड में ज़्यादा है। क्योंकि एक तरफ इन 4 देशों का अलायंस है, रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान को इस अलायंस से अलग रखने के लिए यूएसए ने अभी पाकिस्तान को खुश करने की कोशिश की और F-16 जो विमान है जो पहले यूएसए पाकिस्तान को बेच चुका है, उसके सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट करेगा, पुर्जे देगा, ऐसा यूएसए ने कहा था, जिसका इंडिया ने विरोध भी किया था। बट यूएसए का मकसद है कि पाकिस्तान को इस अलायंस से बाहर निकाला जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि पाकिस्तान की जो डिपेंडेंसी है आज के समय में चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया का जो फ्यूचर है ना वो क्वाड के साथ में है, वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के साथ में है। जो यूएसए भी बोलता है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का अलायंस बनाएंगे, जिसके विरोध में चाइना, पाकिस्तान और रशिया, ईरान, इनका अलायंस देखने को मिल रहा है। इसको राइटर नाम देते हैं रेड क्वाड। जो नॉर्मल क्वाड है ना जिसमें 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूएसए, उसके अगेंस्ट ये जो अलायंस है चाइना, पाकिस्तान, रशिया और ईरान का, इस अलायंस को नाम देते हैं राइटर रेड क्वाड। तो वर्ल्ड ना आने वाले समय में इसी प्रकार से डिवाइडेड नजर आएगा। एक तरफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज होंगे, दूसरी तरफ ये सारे देश होंगे जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। इसके अलावा राइटर बोलते हैं इस मीटिंग के दौरान देखो जिनके बीच में बातचीत होनी चाहिए थी, जैसे इंडिया पाकिस्तान के प्रीमियर, इंडिया चाइना के प्रीमियर्स, इनके बीच में आपस में कोई बातचीत नहीं हुई। पाकिस्तान को लेके इंडिया ने सिर्फ एक बात कही कि इंडिया से सामान जांच के सीधा अफगानिस्तान में लैंड के थ्रू, इसके लिए पाकिस्तान को अपना लैंड एक्सेस देना चाहिए। सिर्फ ये बात इंडिया ने कही। अदरवाइज ऐसा लगता है जैसे इंडिया अब पाकिस्तान को लेके अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता बार बार पाकिस्तान के बारे में बोल के। हालांकि पाकिस्तान अभी भी इंडिया के ऑब्सेशन से बाहर नहीं निकल पाया है। समिट के दौरान, एससीओ के समिट के दौरान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने चाइना के राष्ट्रपति के साथ मीटिंग की और ये कहा कि हमने चाइना को कश्मीर इशू पर समाधान में हेल्प निकालने की बात कही, बट चाइना ने अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की चाइना के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान ऐसी किसी बात पर चर्चा हुई। कुल मिला के देखो राइटर लास्ट में ये बोलते हैं
कि आने वाले समय में ना वर्ल्ड और ज़्यादा डिवाइड होता जा रहा है। तो कुछ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स बोलते तो हैं कि इंडिया सभी साइड से एंगेज कर लेगा एक ही समय, मल्टी एंगेजमेंट, हमने पहले आर्टिकल भी डिस्कस किया था। बट देखो, जितना आसान ये लगता है ना उतना आसान ये है नहीं। वर्ल्ड इतना ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा, फिर दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो इंडिया डिवाइडेड वर्ल्ड के बीच में रिकॉन्सिलेशन का काम करे, मतलब एक तरफ यूएसए का ग्रुप और दूसरी तरफ चाइना, रशिया, इनका ग्रुप, दोनों के बीच में मीडिएशन का काम करे इंडिया। अदरवाइज दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है इंडिया को भी साइड लेनी पड़े, यूएसए बोले या तो आप उनकी साइड जाइए या हमारी साइड जाइए। पहले कोल्ड वार हुआ था ना, तब भी यही बातें बोली जाती थी। यूएसए बोलता था या तो आप हमारी साइड हो या फिर आप दुश्मन की साइड हो, बीच में कोई साइड नहीं है। क्योंकि इंडिया उस समय भी नैम बोला करता था ना, नॉन अलाइन मूवमेंट, हम किसी ग्रुप में शामिल नहीं है। तो इसके जवाब में यूएसए ये बोला करता था या तो आप हमारी साइड हो या फिर दुश्मन देश की साइड हो, यानी यूएसएसआर की साइड हो, बीच में कोई साइड नहीं है। यानी नैम जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये तो इंडिया की हिपोक्रेसी है, ऐसा आरोप यूएसए इंडिया पर उस समय लगाया करता था। तो देखना ये होगा क्या वास्तव में इंडिया मल्टी एंगेजमेंट कर पाता है या फिर दोनों साइड से बराबर एंगेज कर पाता है और दोनों साइड्स के बीच में मीडिएशन करवा सकता है, टेंशंस को कम करने का काम कर सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, ईरान में जो एंटी हिजाब मूवमेंट चल रही है ना, उसको लेके इंडिया में कैसा रिस्पॉन्स रहा है, इस इशू से संबंधित है। देखो, ईरान में आपको पता है जबरदस्त एंटी हिजाब मूवमेंट चल रही है। वहां पे ना मोरल पुलिस है, जिसने ना 22 साल की एक महिला जिसका नाम था मासा अमीनी, इनको ना कस्टडी में लिया था क्योंकि इन्होंने ना हिजाब ठीक से नहीं पहना हुआ था। तो पुलिस कस्टडी में ना 22 साल की इस लड़की की डेथ हो गई। उसके बाद ईरान में इतना ज़बरदस्त प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। 22 साल की मासा अमीनी की मौत के बाद अब महिलाएं जो हैं अपने हिजाब को जला रही हैं, बहुत सारी महिलाएं अपने बालों को भी काट रही हैं और ऐसे ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं, डेथ टू डिक्टेटर। मतलब जो खामिनी उनके सुप्रीम लीडर है ना, वहाँ पे थियोक्रेसी है। थियोक्रेसी मतलब रिलीजियस लीडर्स का रूल है, उनका दखलंदाजी है गवर्नेंस में। तो ऐसे ऐसे नारे वहाँ पे लगाए और ये अपने आप में देखो अभूतपूर्व है। इस प्रकार से महिलाएं खास करके सड़कों पर आई हैं, उनको अपनी करियर का डर नहीं है, अपने प्रॉपर्टी का डर नहीं है, बस वो अपने राइट्स के लिए लड़ रही हैं। अब राइटर ना लिंक करते हैं इसको इंडिया से। इंडिया में प्रो हिजाब मूवमेंट चली थी कुछ समय पहले। कर्नाटक में जब कुछ लड़कियों को रोका गया था, हिजाब के साथ आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते या फिर स्कूल कॉलेज में एंटर नहीं कर सकते, तो उस समय प्रो हिजाब मूवमेंट इंडिया में चली थी। तो ईरान की एंटी हिजाब मूवमेंट के अगेंस्ट ना इंडिया में थोड़ी चुप्पी है, ऐसा राइटर बोलते हैं। देखो, वैसे इंडिया में जब प्रो हिजाब मूवमेंट चली थी ना, तो उस समय एक बात ये बोली गई थी कि हिजाब एक चॉइस है, वुमेन के पास अधिकार होना चाहिए कि वो हिजाब पहनना चाहें या फिर ना चाहें। बट देखो, जब चॉइस की बात आती है ना, तो राइटर एक इशू की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जैसे शुरुआत से ही ना छोटी लड़कियों को ये सिखाया जाता है परिवार में कि मतलब देखो, परिवार की जो बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे मदर हैं, आंटी हैं, बुआ है, वो सब हिजाब पहनती हैं। तो शुरुआत से ही गर्ल चाइल्ड्स पर ना ये प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, आपको भी पहनना है, और बार बार हिजाब के वर्च्यूज बताए जाते हैं। तो शुरू से ही एक आदत डालने की कोशिश की जाती है, ये सिखाने की कोशिश की जाती है कि हिजाब नहीं पहनोगे तो आप में कुछ ना कुछ कमी है। तो जब देखो शुरुआत से ही ऐसा सिखाया जाता है गर्ल चाइल्ड्स को, तो बाद में वो चॉइस नहीं रह जाता, बाद में उनकी वो मजबूरी बन जाती है, क्योंकि फिर वो नहीं पहनेंगे तो उनको ब्लैक शिप माना जाएगा, ऐसा राइटर बोलते हैं। कुल मिला के देखो, राइटर ये बोलते हैं हिजाब पहनना या फिर ना पहनना, रियल में गर्ल्स के पास चॉइस होनी चाहिए। शुरुआत से ही आप उनको कुछ मत सिखाओ, शुरुआत से ही आप उनको कुछ फोर्स मत करो। और हिजाब देखो इंडिया में था ही नहीं पहले, मतलब राइटर ऐसा बोलते हैं कि 9/11 की जब घटना हुई ना, तो इस्लामोफोबिया वर्ल्ड में ज़्यादा फैला। तो उसके बाद कुछ मुस्लिम्स ने अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करना स्टार्ट किया। उसके बाद ज़्यादा मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब पहनना स्टार्ट किया। अदरवाइज कुछ ही देशों में हिजाब का कल्चर था, जैसे सऊदी अरेबिया, और बाकी सारे मुस्लिम कंट्रीज़ में हिजाब का कल्चर नहीं था। इंडिया में भी हिजाब का कल्चर ज़्यादा नहीं था। बट अब
जब देखो मुस्लिम आइडेंटिटी को असर्ट करने की बात आती है ना, तब फिर वो प्रो हिजाब जैसी बातें निकल के आती हैं। लेकिन ये देखो अपने आप में काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है कि एक तरफ ईरान जैसा देश जहाँ पे महिलाएं अपनी जान देने को तैयार हैं, हिजाब से मुक्ति पाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार हैं, दूसरी तरफ हमारे देश में कुछ लोग बैकवर्ड्स जाना चाहते हैं, हिजाब के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं। देखो कुछ तस्वीरें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ईरान में जो मूवमेंट चल रही है, ब्रेक द चेन्स, मतलब ये हिजाब की चेन्स को तोड़ने से संबंधित है। लड़कियां वहाँ पे अपने बाल कट कर रही हैं ताकि जिस लड़की की मौत हुई है उसके प्रति सहानुभूति जताई जा सके और एक लड़ाई लड़ी जा सके ईरान के डिक्टेटर के अगेंस्ट। मतलब काफ़ी जो वीडियोस हैं ना वो तो काफ़ी इमोशनल हैं, ऐसी ऐसी वीडियोज ईरान से सामने आ रही हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ईरान में एंटी हिजाब मूवमेंट से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पुलिस रिफॉर्म्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो उत्तराखंड में काफ़ी एक अनफॉर्चुनेट मामला सामने आया जो आपने सुना होगा। एक रिसोर्ट में 19 साल की एक लड़की अंकिता भंडारी, इनको एज रिसेप्शनिस्ट रिक्रूट किया गया था, लेकिन इनको फोर्स किया जा रहा था स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। स्पेशल सर्विसेज मतलब सेक्सुअल सर्विसेज। तो उसके बाद जो रिसोर्ट के ओनर थे उनके साथ इनकी लड़ाई हुई और एक नहर में धक्का देके इस 19 साल की लड़की को मार दिया गया। अब देखो उत्तराखंड में पुलिस रिफॉर्म से संबंधित इशू काफ़ी सुर्खियों में है। पुलिस उत्तराखंड में ना 60% जो पुलिसिंग है ना वो पटवारी पुलिस के अंतर्गत है। मतलब पटवारी नहीं होते लोकल लेवल पे, पटवारी, लेखपाल, कानूनगो जो लैंड से रिलेटेड काम करते हैं, तो उनके पास पुलिसिंग का भी काम है। तो इस केस में ना शुरुआत में जब अंकिता के पेरेंट्स गए थे ना तो पटवारी ने मामला दर्ज करने से मना कर दिया था। बाद में सिर्फ एक केस दर्ज किया गया, वो भी रिसोर्ट ओनर के कहने पर, जो झूठ बोल रहे थे, जो कह रहे थे कि मुझे पता नहीं अंकिता कहाँ गई। राइटर ये कहना चाहते हैं कानून व्यवस्था देखो उत्तराखंड में काफ़ी खराब हुई है पिछले कुछ समय में, और इसका एक बड़ा रीज़न ये भी है पटवारी, लेखपाल, कानूनगो के पास पुलिसिंग का काम होना। इनके पास देखो पुलिसिंग की ना तो कोई ट्रेनिंग होती है और ना ही ये लॉ एंड ऑर्डर को लेके इतने ज़्यादा सीरियस होते हैं। और 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि पटवारी पुलिसिंग को खत्म कर दिया जाए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में और 2019 से लेकर अभी तक इस मामले पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तो जुडिशियल सिस्टम कितना स्लो है वो भी पता लगता है हमें इस इशू से। तो अब देखो हम आर्टिकल में ना रिवाइज करते हैं पुलिस रिफॉर्म के बेसिक्स। संविधान के आर्टिकल 246 यानी 246 के अनुसार पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पे पुलिस को एडमिनिस्ट्रेट नहीं करती, कंट्रोल नहीं करती। स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा पुलिस को एडमिनिस्टर किया जाता है। ये विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो पुलिस फोर्सेस को गवर्न करने के लिए गाइडलाइंस जारी करें, रूल्स जारी करें और पुलिस फोर्सेस को रेगुलेट करें। इंडियन पुलिस एक्ट्स ऑफ 1861 ये जो एक्ट है वो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है हमारे देश में विभिन्न स्टेट्स की पुलिस फोर्सेस को गवर्न करने के लिए। अब देखो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहां पे दूं। ये जो एक्ट आया था ये ब्रिटिशर्स के द्वारा ये एक्ट लाया गया था और कंटेक्स्ट आप समझने की कोशिश कीजिए। 1857 में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, यानी 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स के द्वारा ये एक्ट लाया गया था। तो कंटेक्स्ट उस समय बिल्कुल अलग था। आज के समय में जो कंटेक्स्ट है वो चेंज हो चुका है। उस समय देखो ब्रिटिशर्स ने ये सोचा था कि पुलिस जो है वो एग्जीक्यूटिव्स के कंट्रोल में होनी चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव उस समय कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा था कि पुलिस हमारी मुट्ठी में होनी चाहिए और पुलिस में भी जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे। तो इस एक्ट के अनुसार पुलिस के अंदर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बहुत ज्यादा है। एक छोटे हवलदार के पास या फिर छोटे सब इंस्पेक्टर के पास, इनके पास कुछ पावर्स नहीं होती। सारी की सारी जो पावर हैं पुलिस फोर्स में वो सेंट्रलाइज्ड हैं, बड़े ऑफिसर्स के पास होती हैं। और ऐसा इसलिए किया गया था, जैसे मैंने आपको बताया कि 1857 की क्रांति आई थी, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने सोचा पुलिस फोर्स में स्ट्रॉन्ग हायरार्की होनी चाहिए जैसे मिलिट्री में होती है। तो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो उसी प्रकार से डिफाइन किया गया था। लेकिन ये एक्ट आज भी चेंज नहीं किया गया है, हालात पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं।
पुलिस के मेन काम है क्या, उनकी मेन ड्यूटीज क्या हैं, उन सब चीज़ों को इनलिस्ट किया गया था ओरिजिनली इंडियन पुलिस एक्ट 1861 में। लेकिन देखो समय के अनुसार पुलिस की कुछ ड्यूटीज जो हैं वो एक्सपेंड हुई और कुछ ड्यूटीज को बदला भी गया। तो मोर रिसेंट लिस्ट यानी पुलिस के आज के समय में मेन काम क्या है उनको आप 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर पहले नंबर पे, उसके बाद दंगों को कंट्रोल करना, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट एसेट्स, वीआईपी प्रोटेक्शन और सबसे लास्ट में ट्रैफिक कंट्रोल। पुलिस के मेन ये 6 काम हैं। हायरार्की की बात करें तो हायरार्की इस प्रकार से है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता ही होगी कि पुलिस डिपार्टमेंट में हायरार्की किस प्रकार से होती है। देखो अब इश्यूज की बात करते हैं कि पुलिस फोर्स जो है हमारे देश में आज किस प्रकार के इश्यूज से जूझ रही है। सबसे पहला इश्यू तो यही है, जो जिस एक्ट की हमने बात की, इंडियन पुलिस एक्ट 1861 बहुत पुराना हो चुका है। इवन दूसरे एक्ट आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सब जो एक्ट्स हैं जिनके बेस पे पुलिस फोर्स चलती है, ये सारे एक्ट्स पुराने हो चुके हैं, लेकिन आवश्यक बदलाव नहीं लाए गए हैं समय के अनुसार इन एक्ट्स में। दूसरा इशू है ओवर सेंट्रलाइजेशन। जैसा हमने डिस्कस किया कि बड़े जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके पास ही सारी की सारी जो पावर्स हैं वो सेंट्रलाइज होती हैं और उसके बाद एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है, इंटरफेरेंस की जाती है पुलिस फोर्स में। पुअर एंड इनएडिक्वेट पीसीआर, पीसीआर का मतलब है यहाँ पे पब्लिक एंड कम्युनिटी रिलेशंस। हमारे इंडिया में ना जो रिलेशंस होते हैं पब्लिक और पुलिस और कम्युनिटी के बीच नेगेटिव रिलेशंस होते हैं। आमतौर पे पब्लिक वास्ता पढ़ने पे भी घबराती है पुलिस स्टेशन में जाएं या ना जाएं, जबकि दूसरे देशों में इतना खौफ नहीं होता पुलिस का। तो हमारे देश में जो पीसीआर है यानी पुलिस कम्युनिटी रिलेशंस हैं बहुत ही ज्यादा खराब और इनएडुकेट हैं। उसके बाद पॉइंट आता है ओवरबर्डन ऑर्गेनाइजेशन। पुलिस पे देखो बर्डन बहुत ज्यादा है, इस वजह से पुलिस जो अपना मेन काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना, इन कामों पे पुलिस फोकस नहीं कर पाती। उसके बाद अनवारंटेड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है यानी राजनीतिक दखलंदाजी बहुत ज्यादा होती है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर बात न माने तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो पुलिस ऑफिसर राजनीतिक लीडर्स के दबाव में काम करते हैं और अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। उसके बाद पॉइंट आता है लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए या फिर लैंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए पुलिस को। उसके बाद पॉइंट आता है ऑब्सोलीट इंटेलिजेंस गैदरिंग टेक्निक्स, यानी देखो इंटेलिजेंस इकट्ठा करने की जो टेक्निक है वो भी पुरानी इस्तेमाल की जाती है पुलिस के द्वारा। देखो बेशक मुखबिर पे डिपेंड करने की जो नीति है वो सही है, लेकिन आज तो चीजें चेंज हो चुकी है ना। आज सोशल मीडिया का यूज किया जाता है क्रिमिनल्स के द्वारा और जो टेररिस्ट हैं उनके द्वारा। तो पुलिस को भी अपनी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग टेक्निक्स हैं उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना होगा, उनको दुरुस्त बनाना होगा। अकाउंटेबिलिटी का अभाव भी देखने को मिलता है पुलिस फोर्स में। उसके बाद इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती पुलिस फोर्स को। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस तो हमने डिस्कस किया कि बर्डन जो है पुलिस पे बहुत ज़्यादा है। उसके बाद शॉर्टेज ऑफ पर्सनल यानी स्टाफ की कमी है और वर्किंग आवर्स भी काफ़ी लंबे होते हैं पुलिसमैन के लिए। इस वजह से वो स्ट्रेस फील करते हैं और ठीक से अपना काम नहीं कर पाते। ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट मैकेनिज्म फॉलो नहीं किया जाता। करप्शन बहुत ज़्यादा होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, इस वजह से जो बेस्ट टैलेंट है वो नहीं आ पाता पुलिस फोर्स में। उसके बाद करप्शन, कोलिजन, एक्सटॉर्शन एट डिफरेंट लेवल, ये सब देखने को मिलते हैं पुलिस फोर्स की कार्यप्रणाली में। भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, क्रिमिनल्स के साथ कोलिजन देखने को मिलता है। इवन पुलिस कई कई जगह पे एक्सटॉर्ट भी करती है लोकल वेंडर से। दिल्ली में आप देख सकते हो जैसे लोकल जो वेंडर्स होते हैं रेडी वाले, उनसे हर महीने पैसे लिए जाते हैं पुलिस फोर्स के द्वारा। तो ये सब एक नेक्सस देखने को मिलता है। और सबसे लास्ट में पुलिस कई बार ये शिकायत करती है, हम अगर अच्छे से केसेस को इन्वेस्टिगेट करें तो भी जो आरोपी है वो छूट जाता है, क्योंकि प्रोसिक्यूटर्स अच्छे नहीं होते। हम तो एक बेस्ट केस बना के दे सकते हैं, बाद में तो वकील को, सरकारी वकील को केस लड़ना होता है कोर्ट में, लेकिन सरकारी वकील अच्छा नहीं होता, इसलिए हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो ये हमने सारे इश्यूज डिस्कस किए पुलिस रिफॉर्म से संबंधित, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित। और देखो ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद से ही कोशिश नहीं की गई पुलिस रिफॉर्म्स लाने के लिए। बहुत बार कोशिश की, बहुत कमेटीज भी गठित की गई। कुछ कमेटीज के नाम आप देख लीजिए जो गठित की गई पुलिस में रिफॉर्म्स लाने के लिए। जैसे नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट्स आई, बार बार शायद 8 रिपोर्ट्स आई थी नेशनल पुलिस कमीशन की। और उसके बाद गोर कमेटी ऑन पुलिस ट्रेनिंग, ये आई थी 1971 से 73 के बीच। उसके बाद रिबेरियो कमेटी ऑन पुलिस रिफॉर्म्स 1998 में आई थी।
पद्मनाभैया कमेटी ऑन पुलिस रिफॉर्म्स 2000 में आई थी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन नेशनल सिक्योरिटी 2000-2001 में आई थी और 2001 से 2003 के बीच कमेटी गठित की गई थी। मलिमत कमेटी ऑन रिफॉर्म्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो ये सारी कमेटीज गठित की गई थी और इन कमेटीज के द्वारा काफ़ी सारे रिफॉर्म्स भी सुझाए गए थे। तो उन रिफॉर्म्स का एसेंस हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ऑलमोस्ट इन सभी कमेटीज के द्वारा कुछ मुख्य बातें इस प्रकार से बोली गई, जैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम किया जाए, मिटिगेट किया जाए, ताकि पुलिस इंडिपेंडेंट रूप से फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में काम कर सके। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर है, दोनों फंक्शंस को आप सेपरेट कर दीजिए। कई बार ये देखने को मिलता है कि पुलिस जो है वो बिजी रहती है लॉ एंड ऑर्डर में, इसलिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं हो पाता, यानी जो क्राइम्स हो चुके हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं हो पाता। तीसरा पॉइंट ये बोला गया कि पुलिस डिपार्टमेंट्स सभी ऑफेंसेस को रजिस्टर करें। मतलब कोई भी पर्सन जाता है पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत लेके, उस शिकायत को रजिस्टर जरूर किया जाए। और काफी बार पुलिस वाले क्या करते हैं, ये कह के कंप्लेनेंट को लौटा देते हैं कि जो ये केस है वो हमारी जुरिडिक्शन में नहीं आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी पर्सन जा रहा है पुलिस स्टेशन में, उसकी शिकायत पर एफआईआर जरूर दर्ज की जाए। अगर पुलिस को लगता है कि ये जो केस है हमारी जुरिडिक्शन में नहीं आता, तो एक पुलिस स्टेशन के द्वारा उस केस को ट्रांसफर कर दिया जाए दूसरे पुलिस स्टेशन में, लेकिन कंप्लेनेंट को वापस नहीं लौटाया जाए खाली हाथ। उसके बाद कई बार पुलिस कस्टडी में जो डेथ हो जाती है या फिर रेप के आरोप लगते हैं, तो अगर ऐसी केसेस सामने आते हैं तो जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए ऐसे केसेस पर। उसके बाद प्रिवेंटिंग पुलिस टॉर्चर को रोकने के लिए काफी सारे कदम सुझाए गए थे वेरियस कमेटीज के द्वारा। रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, विटनेस की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको वैसे का वैसा रिकॉर्ड करने के बजाय पुलिस क्या कर सकती है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको रिकॉर्ड करें, यानी विटनेस के द्वारा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाते हैं उनको रिकॉर्ड किए जाए पुलिस के द्वारा, और उन फैक्ट्स की एक जो कॉपी है वो विटनेस को दी जाए। उसके बाद वीकर सेक्शन से डील करने के लिए एक स्पेशल सेल होना चाहिए। काफी बार ऐसा आरोप लगता है कि एससी और एसटी एट्रोसिटीज 1989 एक्ट के तहत जो केसेस आते हैं उनके ऊपर ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता पुलिस के द्वारा, और वीकर सेक्शंस को न्याय देने के लिए जो पुलिस है वो प्रतिबद्ध नहीं दिखती। तो एक स्पेशल सेल होना चाहिए वीकर सेक्शंस की समस्याओं को एड्रेस करने के लिए। उसके बाद रिक्रूटमेंट में ये इंश्योर किया जाए कि वुमन की संख्या ज्यादा हो। अभी सिर्फ देखो एवरेज के तौर पर वुमन की संख्या पुलिस फोर्स में है सिर्फ 1.79%, बहुत ही ज्यादा कम है। तो पुलिस फोर्स में वुमन की संख्या को इंक्रीज करने के लिए प्रॉपर कदम उठाए जाएं विभिन्न स्टेट्स की गवर्नमेंट्स के द्वारा। और सबसे लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 7 डायरेक्टिव्स दिए गए थे, कौन से 7 डायरेक्टिव्स दिए गए थे उनके बारे में मैं आपको अभी बताता हूं। देखो 1996 में 2 फॉर्मर डीजीपी गए सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट से कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट्स को आदेश दीजिए पुलिस रिफॉर्म्स लाने के लिए। इसी केस में बाद में जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की 2006 में। केस का नाम है प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 7 डायरेक्टिव्स दिए गए थे विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप पुलिस में रिफॉर्म लाने के लिए इन 7 डायरेक्टिव्स को फॉलो कीजिए। कौन से वो 7 डायरेक्टिव्स थे? सबसे पहला डायरेक्टिव, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन को आप कॉन्स्टिट्यूट कीजिए। उसके बाद डीजीपी का जो टेन्योर है वो 2 साल का होना चाहिए कम से कम। एसपी और एसएचओ का जो कार्यकाल है वो भी 2 सालों का होना चाहिए, क्योंकि देखो एसपी हो, एसएचओ हो, डीजीपी हो, इनको डर यही लगता है कि हमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो इस वजह से ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, पॉलिटिकल दबाव में आ जाते हैं। अगर इनका कार्यकाल फिक्स होगा 2 साल का तो इनको डर नहीं लगेगा। उसके बाद चौथा पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर का जो फंक्शन है पुलिस, दोनों फंक्शंस को सेपरेट कर दिया जाए ताकि क्राइम्स के बाद जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो भी अच्छे से हो सके और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जो फंक्शन है वो भी पुलिस ठीक से कर सके। 5वें नंबर पे पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड को सेटअप किया जाए। 6ठे नंबर पे पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी सेटअप की जाए स्टेट लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, ताकि जनता की जो शिकायत है पुलिस के अगेंस्ट है उन शिकायतों को रजिस्टर करवाया जाए रेलेवेंट अथॉरिटीज के पास। और सबसे लास्ट में नेशनल सिक्योरिटी कमीशन इस्टेब्लिश किया जाए सेंट्रल लेवल पे। तो ये 7 डायरेक्टिव्स दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स को 2006 में। केस का नाम था प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखो सुप्रीम कोर्ट के इन डायरेक्टिव्स को इंप्लीमेंट नहीं किया गया है विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी गठित की थी केटी थॉमस की अध्यक्षता में, जो जज थे, कि आप देखिए क्या हमारे डायरेक्टिव्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। तो केटी थॉमस की कमेटी ने यह कहा कि आपके सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आपके डायरेक्टिव्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। डीजीपी को 2 साल का कार्यकाल ना देना पड़े, इसके लिए विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स कई बार क्या करती हैं,
कार्यकारी डीजीपी अपॉइंट करती हैं, यानी कि वर्किंग डीजीपी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोई डीजीपी रिटायर हुआ, उसके बाद नंबर किसी और का है, लेकिन कोई स्टेट गवर्नमेंट अपनी किसी फेवरेट ऑफिसर को डीजीपी के पद पर अपॉइंट करना चाहती है, तो उसे एक बार के लिए वर्किंग डीजीपी इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। तो इसका फायदा क्या होता है? एक तो जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको इग्नोर किया जा सकता है, दूसरा कभी भी हटाया भी जा सकता है। बाद में स्टेट गवर्नमेंट ये बहाना मार सकती है। वैसे तो देखो, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के अनुसार 2 साल का कार्यकाल देना जरूरी है डीजीपी को, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट वर्किंग डीजीपी को यह कहकर हटा सकती है कि आप तो सिर्फ वर्किंग थे। तो इस प्रकार से विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स कोई ना कोई तरीका खोज लेती हैं ताकि इन डायरेक्टिव्स को इंप्लीमेंट ना करना पड़े और इनको अवॉइड किया जा सके। अभी हाल ही में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर से आदेश दिया गया स्टेट गवर्नमेंट्स को। मान लीजिए किसी स्टेट गवर्नमेंट को पता है कि कोई डीजीपी है उनके स्टेट में और उनकी रिटायरमेंट होने वाली है 3 महीने के बाद, तो रिटायरमेंट से 3 महीने पहले ही प्रपोजल भेजा जाए यूपीएससी को। यूपीएससी को प्रपोजल भेजा जाएगा और यूपीएससी उस स्टेट गवर्नमेंट को 3 ऑफिसर्स के नाम सुझाएगी और उन 3 में से एक ऑफिसर को डीजीपी के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स अब डीजीपी को अपॉइंट करते वक्त अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट का अगर डायरेक्टिव को फॉलो किया जाता है तो डीजीपी को रिटायर होने से 3 महीने पहले ही उनको प्रपोजल भेजना होगा यूपीएससी को। यूपीएससी उस स्टेट गवर्नमेंट को 3 नाम सुझाएगी और उन 3 पर्सन्स में से किसी एक पर्सन को डीजीपी के तौर पे अपॉइंट करना होगा उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा।